Assalamu alaikum everyone. Hope so all of you safe and healthy. So let me start a lecture. The lecture topic is about today's um large data set. And firstly, we revised the last previous lecture in 1 or 2 minutes. जैसे कि हमने last lecture में पढ़ा था कि डेटा माइनिंग करने के लिए नॉलेज एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और वो प्रोसेस कितना ज़रूरी है एक रेलिवेंट और स्ट्रॉन्ग रिजल्ट गेट करने के लिए, एक रेलिवेंट और एक्यूरेट रिजल्ट लेने के लिए, कंसिस्टेंट रिजल्ट लेने के लिए, एरर फ्री रिजल्ट लेने के लिए हमें किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और इसमें हमने बोला था कि प्रोसेस का मतलब है कि हम मॉडल्स डिस्कवर कर रहे हैं, डाटा को समराइज कर रहे हैं, न्यू डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ द डाटा। और उसके लिए हमने बात की थी कि हमें एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें हमने बात की कि सबसे पहली थी कि हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द प्रॉब्लम, वेयर इज द प्रॉब्लम एंड व्हाट काइंड ऑफ द प्रॉब्लम इज दैट, और उससे रेलेवेंट हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करने पड़ते हैं ताकि हमें एक एविडेंस मिल सके कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और हमने करना क्या है। उसके लिए हमने बात की कि हमें नॉलेज एक्सपर्ट नॉलेज होना चाहिए डोमेन से रेलिवेंट, जिसपे हम बात काम करने वाले हैं। हमारे पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए, डाटा माइनर एक्सपर्ट्स होने चाहिए, नॉलेज डोमेन नॉलेज एक्सपर्ट्स होने चाहिए ताकि वो इंटरेक्ट करके सिस्टम से पॉसिबल सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकें। फिर प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के बाद हमारा सेकंड स्टेप था कि हम डाटा को कलेक्ट करें। फिर हमने बोला कि जिस प्रॉब्लम के लिए काम करना है, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसके लिए डाटा कलेक्शन करना बहुत जरूरी है। और मैंने आपको दो पॉसिबिलिटीज डिफाइन की थी, एक डिजाइन एक्सपेरिमेंट था और एक ऑब्जर्वेशनल अप्रोच थी। डिजाइन एक्सपेरिमेंट में एक पूरा डाटा जनरेशन प्रोसेस होता है जिसमें हम डाटा को जनरेट करते हैं एक्सपर्ट्स के अंदर रह के, अंडर रहते हुए, एक्सपर्टीज को यूज करते हुए, एविडेंसेस को यूज करते हुए, एक्सपेरिमेंट्स को यूज करते हुए। लेकिन एक दूसरी अप्रोच थी जो कि ऑब्जर्वेशनल अप्रोच थी, जिसमें हम ये इन्फ्लुएंस नहीं करता था, डिजाइनर एक्सपर्ट इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा था। जब हम डाटा रैंडम कलेक्शन कर रहे थे और उस पर सैम्पलिंग कर रहे थे और प्रायर नॉलेज के बेस पे हम उसको इस तरीके से अरेंज कर कलेक्ट कर पा रहे थे ताकि हमें एक अप्रोप्रिएट रिजल्ट मिल सके। फिर हमने बात की कि डाटा को कलेक्ट करने के बाद हमारा दूसरा काम था डाटा की प्री प्रोसेसिंग करना, बिकॉज डाटा की प्रोसेसिंग करना, प्री प्रोसेसिंग करना इज वेरी कंपल्सरी, क्योंकि हमें जो मॉडल चाहिए, जो टेक्निक चाहिए, उस मॉडल को, उस रिलायबल, उस डाटा को उस टेक्निक के मुताबिक, डाटा माइनिंग टेक्निक के मुताबिक करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है कि हम डाटा तो कर लेते हैं, लेकिन डाटा उस तरीके से प्री प्रोसेस नहीं होता कि मॉडल उसको वेरीफाई कर सके, मॉडल उस पे वर्किंग कर सके। तो उसके लिए हमें डाटा की प्री प्रोसेसिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और प्री प्रोसेसिंग का मतलब ये था कि हम 2 तरीके दे 2 चीज़ें देख रहे थे उस प्री प्रोसेसिंग में, कि नंबर 1 कि हम डाटा में कोई अनसर्टेनिटीज़ ना हो, डाटा में कोई अनवांटेड डाटा ना हो, जैसे कि आउटलायर्स जिसको हम बोलते हैं वो ना हो, आउटलायर डिटेक्शन टेक्निक हो सकती थी। और दूसरा हमारा, हम अपने डाटा को इक्वल वेटेज देने के लिए उसकी स्केलिंग कर सकते थे, फीचर सिलेक्शन हम फोकस करते थे ताकि हमें डाटा को एक अप्रोप्रिएट शेप मिल सके, एक प्रॉपर फेज मिल सके जिसकी बेस पे हम काम कर सकें। फिर प्री प्रोसेसिंग करने के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट था हमारे पास, वो पॉइंट था हमारा मॉडल एस्टिमेट करना, कि बेस्ट मॉडल चूज करना जो हमें हाई एक्यूरेसी की तरफ लेके जाए और हमें वो रिजल्ट दे जो हम रिक्वायर्ड कर रहे हैं। मॉडल चूज करने के बाद हमारा नेक्स्ट टास्क था रिजल्ट जनरेट करना और कंक्लूजन बनाना। और जब रिजल्ट जनरेट करने का मतलब था कि हम डाटा माइनिंग, क्योंकि ऑलरेडी एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करता है, तो हम अपना रिजल्ट उस तरीके से, उसी रिजल्ट पे जो एवेलुएट होने वाले हैं उसकी बेस पे हम कंक्लूजन्स करते हैं, उसी बेस पे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो कहते हैं कि मॉडल एस्टिमेट करने वक्त आप ये जरूर देखें कि मॉडल में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, क्या वो इंटरप्रेटेबल हो सकता है, या वो हमारे उस तरीके से रिजल्ट को एवेलुएट कर सकता है। बिकॉज एक आइटरेटिव प्रोसेस होता है, जब तक आपको एक्यूरेसी स्केल वो नहीं है जो आपको चाहिए, तब तक आपको आइटरेटिव मोड में रहना पड़ता है। उस पर आप काम करो, एक प्रॉपर उससे आप रिजल्ट से फिर आप डिसीजन मेकिंग करते हो। तो ये पूरा प्रोसेस था जिस प्रोसेस से होते हुए हम अपना डाटा माइनिंग करते हैं, नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं अपनी यूजफुल इंफॉर्मेशन में से। अब क्योंकि यहाँ मेन फोकस जो कोर पॉइंट था, वो कोर पॉइंट था हमारे डाटा के ऊपर फोकस करना, डाटा की प्री प्रोसेसिंग के ऊपर फोकस करना, डाटा की क्वालिटी को मेंटेन करना। तो इसलिए डाटा कैसा होता है, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, डाटा पे फोकस करना क्यों जरूरी है, उसमें हम, और डाटा माइनिंग के लिए हम डाटा को किस फॉर्म में लेते हैं, उसके लिए हम आज बात करेंगे। और हमारा जो आज टॉपिक है दैट इज अ लार्ज डाटा सेट। हम लार्ज डाटा सेट के ऊपर बात करेंगे कि हमारा जो व्हाट इज अ लार्ज डाटा सेट, और लार्ज डाटा सेट को हम किस तरीके से मैनेज करते हैं और कैसे हम काम करते हैं। एज वी नो कि इट इज अ एज ऑफ डिजिटलाइजेशन भी आप बोल सकते हो, या डिजिटल वर्ल्ड भी आप बोल सकते हो। जैसे हमारा डाटा डिजिटलाइज्ड हुआ है और डिजिटल इंफॉर्मेशन हुई है, हमारा डाटा जो है वो एक्सपैंड हो रहा है थाउजेंड्स और मिलियंस में,
उसकी डायमेंशंस इंक्रीज हो रही हैं। तो उस सेंस में, उस पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक डाटा को, मैसिव डाटा को हैंडल करना इज अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट एंड इज वेरी कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो हमें पहले ये देखना है कि जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं प्री प्रोसेस करने से पहले भी, या जो हम डाटा ले रहे हैं वो डाटा किस फॉर्म में हम ले रहे हैं, या डाटा की क्या टेक्नोलॉजी है। बिकॉज वी नो डैट कि हमने भी पढ़ा है कि जो कोर पार्ट है डाटा प्रोसेसिंग में वो है हमारे पास डाटा सेट, डाटा को कलेक्ट करना और डाटा को प्री प्रोसेस करना। क्योंकि हम इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर से बिलोंग कर रहे हैं, इंटरनेट की बात करते हैं, डिजिटल डाटा की बात करते हैं, कि हमारा डाटा डिफरेंट फॉर्म में स्टोर हो रहा है, डिजिटल स्टोर्स में स्टोर हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो इसलिए माइनिंग मेथड में या माइनिंग में काम करने के लिए सबसे पहले हमारा ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि डाटा किस टाइप का है, और डाटा को की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। और फिर उसके बाद हमारा फर्स्ट टास्क ये है कि हमने डाटा को किस तरीके से सिस्टम में लेके आना है, कंप्यूटर में किस तरीके से उसको प्रेजेंट करना है और उसको यूज कैसे करना है। सिर्फ डाटा कलेक्ट करना इज नॉट अ मेन थिंग। डाटा के कैसा डाटा चाहिए, किस टाइप का डाटा चाहिए, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगे, और उसको किस तरीके से सिस्टम के काबिल बनाए कि हमें कंप्यूटर में किस तरीके से प्रेजेंट करें कि हम उसको इजिली यूज कर सकें, उसको इजिली ट्रांसलेट कर सकें और उसको इजिली इस पे वर्किंग कर सकें। यहाँ वो कहते हैं कि डाटा यूजुअली के स्टोर करने की, या डाटा को जब हम कलेक्ट कर रहे होते हैं डाटा माइनिंग प्रोसेस के अंदर, तो उन्हें क्लासिफाई किया गया है डाटा को तीन पार्ट्स में: स्ट्रक्चरल डाटा, अनस्ट्रक्चर डाटा और सेमी स्ट्रक्चर डाटा। आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है स्ट्रक्चर डाटा, अनस्ट्रक्चर डाटा और सेमी स्ट्रक्चर डाटा। अब मोस्टली अगर हम बात करते हैं, क्योंकि डाटा वेयर हाउस है, तो डाटा वेयर हाउस में कलेक्शन ऑफ डाटाबेसेस हैं, और हमने रिलेशनल डाटाबेसेस की बात की है, तो हमने बोला है कि डाटा टेबुलर फॉर्म में होता है, न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक डाटा ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है, स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है। इसका मतलब वो उस तरह का डाटा हमारा क्या कहलाया, स्ट्रक्चर टाइप का डाटा विद न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू, टेबुलर फॉर्म में है, रोज एंड कॉलम्स हैं। फिर वो कहते हैं कि अगर हम बात करते हैं साइंटिफिक डेटाबेसेस की, या की बात करते हैं, तो वहाँ साइंटिफिक डेटाबेसेस में तीनों तरह की क्लासेस पाई जाती हैं: स्ट्रक्चर भी, अनस्ट्रक्चर भी और सेमी स्ट्रक्चर भी। अब अगर हम बात करते हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर का अपोजिट वर्जन होगा, स्ट्रक्चर का अनस्ट्रक्चर्ड होगा, और सेमी स्ट्रक्चर्ड क्या है। तो सबसे पहले अगर मैंने बात की कि जो डेटाबेस में है डाटा, वो स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है। फिर वो कहता है साइंटिफिक डेटाबेसेस में तीनों क्लासिफाई होती हैं: स्ट्रक्चर भी, अनस्ट्रक्चर भी और सेमी स्ट्रक्चर भी। अगर मैं सेमी स्ट्रक्चर की एग्जांपल लेती हूँ, स्ट्रक्चर तो आपको समझ आ गया, टेबुलर फॉर्म में है, रोज एंड कॉलम्स हैं, और न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक डाटा प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज है, इंटीग्रेटेड है, इंटेग्रिटी बेस है, कंसिस्टेंट बेस है। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करती हूँ अनस्ट्रक्चर डाटा की, तो अनस्ट्रक्चर डाटा की एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस, डिजिटल इमेजेस, जो है हम मेडिकल रिपोर्ट्स जो बना रहे हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं, मैथमेटिकल रिजल्ट्स होते हैं जो हमारे पास, हम कोई समरीज बिल्ड करते हैं, या हम मैनुअल्स, रिपोर्ट्स मैनुअल्स बना रहे हैं, तो ये सब चीजें किसकी एग्जांपल में आती हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में आती हैं। लेकिन यही इसके अलावा अगर आप बात करो वेब डॉक्यूमेंट्स, जो वेब पेज वेब बनाते हो, जिसमें मल्टीमीडिया ऑल टाइम आ जाती चीजें आ जाती हैं, वो सारी आपकी किस फॉर्म में आ जाती है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में आ जाती हैं। ठीक है, ये जो भी मैंने ये बात की अभी सेमी स्ट्रक्चर की, सॉरी, अभी मैंने जो बात की ये सारी सेमी स्ट्रक्चर डाटा की बात है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस, मेडिकल रिपोर्ट्स और आपकी एग्जीक्यूटिव समरीज, रिपेयर मैनुअल्स, रिपोर्ट्स, ये सारी चीजें सेमी स्ट्रक्चर में आ जाती हैं। आपके वेब पेज डॉक्यूमेंट्स, ये सब सेमी स्ट्रक्चर में आ जाती हैं। लेकिन अगर अनस्ट्रक्चर डाटा की हम बात करते हैं, तो जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं, वीडियो कैमरास की होती हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, विजुअल जो होती हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, विजुअल मल्टीमीडिया जो होता है, वो एग्जाम्पल आती है आपके पास सेमी स्ट्रक्चर की। तो दीज आर काइंड ऑफ द डाटा जो हमें एक्सप्लेन कर रहा होता है, इस तरह के डाटा को इस तरीके से क्लासिफाई किया गया है। सो दीज आर थ्री क्लासिफिकेशंस ऑफ द डाटा। लेकिन कहते हैं कि मोस्टली जो ट्रेडिशनल डाटा होता है, जो एक्सप्लेन डाटा होता है, उसको हम स्ट्रक्चर में क्लासिफाई कर रहे होते हैं, और जो सेमी स्ट्रक्चर्ड और जो अनस्ट्रक्चर्ड होता है वो नॉन ट्रेडिशनल डाटा होता है। अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे, तो स्ट्रक्चर इज अ ट्रेडिशनल, और अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर जो है वो नॉन ट्रेडिशनल में आता है। यानी ऑल टाइप ऑफ, इसको दूसरा मल्टीमीडिया डाटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, मल्टीमीडिया में क्योंकि हर तरह का डाटा होता है, डिजिट टेक्स्ट भी, ऑडियो भी, वीडियो भी, इमेजेस भी, सब चीजें आ जाती हैं। तो अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर दोनों के अंदर हमारे पास जो है वो नॉन ट्रेडिशनल डाटा होता है, जबकि स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास ट्रेडिशनल डाटा अवेलेबल होता है। अब क्योंकि जब डाटा माइनिंग, जो डाटा माइनिंग डेवलपमेंट हुई हुई है, डाटा माइनिंग की टूल्स हुई हुई हैं, वो नॉन ट्रेडिशनल डाटा के लिए है। फिर मोस्टली क्या होता है कि हम उसका जो इंटरफेस है वो उस नॉन ट्रेडिशनल डाटा को ट्रेडिशनल डाटा में ट्रांसफॉर्म करता है, ताकि यूजर उसको इजिली अंडरस्टैंड कर पाए, यूजर इजिली इसको समझ पाए। लेकिन अब वो ये बात करता है कि अगर हम
स्ट्रक्चर डाटा की बात करते हैं, हम स्ट्रक्चर डाटा ले रहे हैं डाटा माइनिंग के अंदर, तो फिर उसको हम कैसे रीड करेंगे, जबकि ट्रेडिशनल डाटा में हमने बोला डाटा टेबुलर फॉर्म में है, रोज की फॉर्म में है, और उसके अंदर न्यूमेरिक अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है। तो वही टेबुलर रिप्रेजेंटेशन अगर हम डाटा माइनिंग के डाटा में दें, के काम के लिए हम दें, तो वो उसको कैसे रीड करेगा, वो उसको कैसे देगा। तो हम सबको पता है कि हमने रिलेशनल डाटाबेस पढ़ा है, और हमने उसमें बोला है कि कॉलम्स का जो मतलब था वो थे एट्रीब्यूट्स, वो थी फील्ड्स, वो डोमेन थी, और रो वाइज था वो टपल्स थे, रिकॉर्ड्स थे, उसकी हम बात करते थे। लेकिन डेटा माइनिंग के अंदर जो सेट ऑफ रोज हैं उसको हम बोलते हैं केसेस और सैंपल्स। ठीक है, ये आपको नजर भी आ रहे होंगे, देर इज अ सैंपल्स, और इसको हम केसेस भी बोलते हैं डाटा माइनिंग के कॉन्सेप्ट में। स्टैंडर्ड मॉडल जो है स्ट्रक्चर ऑफ डाटा माइनिंग, कलेक्शन ऑफ केसेस, और जिस इन केसेस की वैल्यूज जो एंटर की गई हैं वो किस बेस पे की गई है, मेजरमेंट किस बेस पे की गई है, फीचर्स की बेस पे। जबकि हम एट्रीब्यूट में इसको क्या बोल रहे होते थे, डेटाबेस में हम इसको क्या बोल रहे होते थे, हम इसको बोल रहे होते थे एट्रीब्यूट, हम इसको बोल रहे होते थे फील्ड, हम इसको बोल रहे होते थे डोमेन, ये सब हम इसको ये बोलते थे। लेकिन डाटा माइनिंग में कॉलम्स को हम बोलेंगे फीचर्स, हम बोलेंगे वेरिएबल्स, और रोज को हम बोलेंगे सैंपल और केसेस। और ये जो बीच में आपके पास ये पॉइंट आ रहा है, ये सेल आ रहा है, ये सिंगल सेल की वैल्यू हमारा क्या कहलाएगा, डाटा पॉइंट। तो टेबुलर डाटा माइनिंग में जब हम डाटा को टेबुलर फॉर्म में, स्ट्रक्चर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो उसको इस तरीके से रीड किया जाता है। द सेट ऑफ रोज इज कॉल्ड सैंपल्स एंड केसेस, द कॉलम्स इज द फीचर्स एंड एट्रीब्यूट्स और फीचर्स और वेरिएबल्स, एंड द पॉइंट द सैंपल्स के अंदर, जो केसेस के अंदर एक सिंगल वैल्यू जो शो कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर फीचर की या पर्टिकुलर वेरिएबल की, तो उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, डाटा पॉइंट्स बोल रहे होते हैं। तो ये चीजें हम पूरी बुक में जब हम इसको स्टडी करेंगे, जब हम एल्गोरिथम्स पे काम करेंगे, वर्किंग करेंगे, तो हम ये वर्ड्स यूज करेंगे, सैंपल, केसेस, डाटा पॉइंट्स, फीचर्स, वेरिएबल्स, हम इसके ऊपर बात करेंगे। अगर हम यहाँ बात करते हैं फीचर्स की, क्योंकि फीचर्स की बेस पे ही, क्योंकि फीचर एक ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी ये फीचर्स है। जैसे डेटाबेस में एक एंटिटी है तो उसके ये एट्रीब्यूट्स हैं, तो एक फीचर्स को प्रेजेंट कर रहा होता है। तो हमें अब इस पूरे टेबुलर में जितने फीचर्स हैं उन फीचर्स की कैटेगरी देखनी है कि इन फीचर्स में से कितने डिपेंडेंट है, कितने इंडिपेंडेंट है, और अनऑब्जर्व वेरिएबल्स कौन से हैं। तो यहाँ कैटेगराइजेशन हो जाती है फीचर्स की। आपको भी पता है कि हमने स्टैटिस्टिक्स में रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट आपने सुना हो, क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट सुना हो। तो यहाँ वेरिएबल्स होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स और अनऑब्जर्व वेरिएबल्स। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी, ये जो सारे आपके पास वेरिएबल्स बने हैं, यानी कॉलम्स के फॉर्म में जितने वेरिएबल्स हैं, इसमें से हो सकता है कि कुछ, फॉर एग्जांपल ये सब आपके जो हैं ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये सिर्फ अकेला इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये सब के सब इस पर डिपेंड कर रहे हैं। तो ये होते हैं ऐसे वेरिएबल्स जो उनका रिजल्ट्स डिपेंड कर रहा हो किसी दूसरे वेरिएबल पे, उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। और जिस पे सब डिपेंड कर रहे हो उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी ऐसा वेरिएबल जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा वो इंडिपेंडेंट है, और वो वेरिएबल जो कि किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हो उसे हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। लाइक एक्स इज इंडिपेंडेंट, जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, और हमें जो है वो सिस्टम को देकर हम आउटपुट दे रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि अप्लाई करते हैं मॉडल बेस्ड अप्रोच पे, क्योंकि हमने मॉडल्स बनाने होते हैं, वेरिएबल को क्लासिफाई करना है कि कौन से वेरिएबल्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं, कौन से वेरिएबल किस पे नहीं। तो जितने डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो एक्सेप्टेड एज आउटपुट, क्योंकि उनकी बेस पे हमें क्या मिलना होता है, आउटपुट। और जितने इंडिपेंडेंट होते हैं वो इनको एज अ इनपुट ले रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि सब के सब वो इनपुट होंगे, उसकी बेस पे ये डिपेंडेंट वेरिएबल इनपुट पे डिपेंड करेंगे और एक आउटपुट जनरेट करेंगे। दीज आर द डिपेंडेंट वेरिएबल्स। लेकिन कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि डेटाबेस हमारे डाटा में नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसका इन्फ्लुएंस हमारे सिस्टम के बिहेवियर पे पड़ रहा होता है। जो समटाइम वो कम्प्लेक्सिटी की वजह से, या ध्यान में ना रखने की वजह से, या मिस होने की वजह से हम उसको मिस कर जाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो हमारे सिस्टम पे इफेक्ट कर रहा होता है। लाइक जी, कुछ ऐसे डाटा पॉइंट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से होता है। और ये जो मोस्टली अनऑब्जर्व वेरिएबल्स होते हैं, दे कैन कॉज द कॉज ऑफ एरर, दे कैन कॉज ऑफ आउटलायर्स, इनकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो दीज आर द डाटा सेट जो कि जिसमें हम देख रहे होते हैं कि पहले हमारा डाटा किस कैटेगरी का है, क्या वो स्ट्रक्चर है, क्या वो अनस्ट्रक्चर है, क्या वो सेमी स्ट्रक्चर है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो डाटा माइनिंग में स्ट्रक्चर डाटा को कैसे रीड करना है, रीड करने का मतलब था कि कॉलम्स को कंसीडर एज फीचर, कंसीडर्स एज वेरिएबल, और अगर रोज की बात करनी है तो कंसीडर एज अ सैंपल और अ केस,
और उसमें से भी अगर एक सेल की बात करनी है तो वी आर बिल टॉकिंग अबाउट डाटा पॉइंट्स। फिर क्योंकि फीचर्स के बेस पे मेजरमेंट्स हो रही होती हैं, तो फीचर्स देखने हैं कि वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है तो मतलब एज अ जो है आउटपुट कंसीडर हो रहा है, इंडिपेंडेंट एज अ इनपुट कंसीडर हो रहा है फॉर द मॉडलिंग। और अनऑब्जर्व है जिसकी वजह से जो कि सिस्टम की बिहेवियर पे तो इन्फ्लुएंस करता है, नेगेटिव इफेक्ट्स में एम्बिग्विटी क्रिएट करता है, एरर्स क्रिएट करता है। इन चीजों में हमें ये चीजें देखनी होती हैं। फिर वो कहता है कि क्योंकि हम अभी बात कर रहे थे कि टुडे इज अ कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, डिजिटल डाटा है, डिजिटल लाइब्रेरीज है, जहाँ पे मिलियंस ऑफ सैंपल्स पड़े हुए हैं, मिक्स डाटा पड़ा हुआ है, और इनिशियली हमें उसको हमें नहीं पता होता है इससे कैसे रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसमें हमें रश नहीं करना चाहिए, रशली ऐसे एक्ट नहीं करना चाहिए कि डाटा कलेक्ट किया, बेशक प्राइमरी डाटा बेशक सेकेंडरी डाटा। क्योंकि यहाँ दो तरह से माइनिंग होती है, प्राइमरी डाटा कलेक्शन होती है, सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा जो आप खुद जनरेट कर पा रहे हो, तो सेकेंडरी जो आप कोई डिजिटल स्टोर या सेकेंडरी इंटरनेट से एक्सेस कर रहे हो, किसी डिजिटल लाइब्रेरी से एक्सेस कर रहे हो, वो उस सेंस में आता है। तो जब भी आप डाटा ले रहे हो तो उसको रशली या जल्दी में आपको उसको डाटा माइनिंग टेक्निक उस पर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले डाटा की क्वालिटी मेंटेन करना जरूरी है, डाटा को इम्प्रूव करना जरूरी है। क्या कोई मिसिंग डाटा तो नहीं है, क्या डिस्टॉर्टेड डाटा तो नहीं है, क्या ऐसा अनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट डाटा तो नहीं है, या कोई डुप्लीकेट वैल्यूज तो नहीं है। तो डाटा की क्वालिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हमें डाटा को प्री प्रोसेस करना पड़ेगा। अब डाटा की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हमें प्री प्रोसेसिंग में क्या क्या चीजें माइंड में होने चाहिए, उसके उस डाटा पे माइनिंग डाटा माइनिंग टेक्निक अप्लाई करने से पहले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेप्स हैं जो आपको नजर आ रहे होंगे। द फर्स्ट थिंग इज, हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज, डाटा शुड बी एक्यूरेट, डाटा एक्यूरेट होना चाहिए। और डाटा एनालिस्ट, सबसे पहले द फर्स्ट पॉइंट, डाटा शुड बी एक्यूरेट। डाटा एनालिस्ट मस्ट चेक द नेम इज स्पेल्ड करेक्टली, स्पेलिंग्स ठीक है, रेंज में है, वैल्यू कंप्लीट है, मिसिंग वैल्यूज तो नहीं है। यानी फर्स्ट पॉइंट में ही आपकी क्वालिटी लेवल क्या है कि आपको एक साथ तीन चार चीजों को देखना है। डाटा एक्यूरेट है, डाटा में कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, डाटा इज अकॉर्डिंग टू द रेंज, अगर न्यूमेरिक है या अल्फाबेटिक है, या वैल्यू जो है वो कंप्लीट है, एंड सो ऑन। डाटा शुड बी अकॉर्डिंग टू डाटा टाइप, यानी इंटेग्रिटी की बात आ जाती है, करेक्टनेस की बात आ जाती है। तो जो डाटा टाइप है उसके मुताबिक ही स्टोर है, न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई करेक्टर तो नहीं है, या करेक्टर में कोई इंटीजर तो नहीं है, ये सो ऑन। इस तरीके से डाटा शुड हैव इंटेग्रिटी, यानी अपडेट करने के बाद कोई डाटा लॉस तो नहीं होने वाला। हमारे पास बैकअप और रिकवरी प्रोसीजर है, हमारे पास इम्प्लीमेंटेड है। तो ये सब चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। डाटा शुड बी कंसिस्टेंट, डाटा शुड नॉट बी रिडंडेंट, रिडंडेंट नहीं होना चाहिए। डाटा शुड बी टाइमली, यानी ऐसे नहीं हो कि जो टाइम कंपोनेंट ऑफ डाटा है वो एक्सप्लिसिटली डाटा जो है वो आउट ऑफ मैनर हो, ऑर्गेनाइजेशन से ओल्ड डाटा हो, क्योंकि ओल्ड डाटा की बेस पे हम डिसीजन मेकिंग समटाइम जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। तो डाटा शुड बी अपडेटेड होना चाहिए, डाटा शुड बी वेल अंडरस्टूड, इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट और स्टैंडर्ड के होना चाहिए। एंड द लास्ट थिंग, डाटा शुड बी कंप्लीट, मिसिंग वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, मिसिंग डाटा नहीं होना चाहिए। ओवरऑल ऑल दी प्रायोरिटीज जो कि क्वालिटी डाटा को क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए जरूरी है, आपको उसके ऊपर फोकस करना है। ये चीजें तो हमने डेटाबेस में भी पढ़ी थी कि डाटा की क्वालिटी, डाटा को ऑर्गेनाइज करना, कंसिस्टेंट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी तरीके से डाटा माइनिंग प्रोसेस के लिए भी डाटा की प्री प्रोसेसिंग इस लेवल पे करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप इसको पढ़ो, इसको अंडरस्टैंड करो, अगर कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, टेक केयर, खुदा हाफिज।